नमस्ते ऑल, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल में जिसका नाम है मेडिकल साइंस विद सौम्या। हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन चल रहा है केस बेस्ड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बायोकेमिस्ट्री प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के अंदर। अगर आपने अभी तक पेपर पैटर्न ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन नहीं देखा है तो मेरे पहले वीडियो पर जाइए, मेडिकल साइंस विद सौम्या पर। वहाँ पर आपको पेपर पैटर्न दिख जाएगा। साथ ही आपको ग्लूकोज एस्टिमेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस हाइपोग्लाइसीमिया के ऊपर डिस्कस किया हुआ मिलेगा। ओके, अच्छा, पिछली वीडियो में हमने बात की थी एस्टिमेशन ऑफ सीरम बिलिरुबिन लेवल्स की। पिछले 3 वीडियो से हम बात कर रहे हैं बिलिरुबिन लेवल कैसे हम एस्टिमेट करते हैं। इन द सेंस हम केस डिस्कस कर रहे थे, साथ ही हमने वाइवा क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो वो वाला वीडियो मतलब वो वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एस्टिमेशन ऑफ सीरम यूरिक एसिड लेवल्स। कौन सा ऐसा केस होगा जब आपको सीरम यूरिक एसिड लेवल्स एस्टिमेट करने रहेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपके साथ वाइवा क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक। ओके, तो देखिए हमारे पास हम बेसिकली सीरम यूरिक एसिड लेवल्स को एस्टिमेट करने के लिए हम 2 केसेस लेने वाले हैं इसमें। तो ये जो एस्टिमेशन ऑफ सीरम यूरिक एसिड होगा ये बेसिकली किससे होता है? बाय एंजाइमेटिक मेथड से होता है। ये बाय एंजाइमेटिक मेथड। कौन सा एंजाइम होता है? यूरिकेज एंजाइम। ओके, तो देखिए हम पहला केस जो है आज का हमारा, पहले वो डिस्कस करेंगे। सी केस सेज अ 4-year-old boy presented with hypotonia, developmental delays, irritability, self-mutilating behavior. On examination, there was testicular atrophy, hematuria. What is probable diagnosis? Perform appropriate biochemical investigation. Okay. तो इसमें देखिए सबसे फाइंडिंग्स, अगर हम बात करें फाइंडिंग्स की, तो क्या दिख रहा है हमें? हमारे पास है हाइपोटोनिया। द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम हाइपोटोनिया, देन डेवलपमेंटल डिले, irritability, self mutilating behavior. Apart from this, there is also testicular atrophy and hematuria. इतने सारे जो फाइंडिंग्स दिए हुए हैं यहाँ पर, इसमें से जैसे ही आपको एक ये फाइंडिंग दिख जाता है, सेल्फ म्यूटिलेटिंग बिहेवियर दिख रहा है बच्चे में, आपको एक 4-year-old बॉय है जिसमें आपको सेल्फ म्यूटिलेटिंग बिहेवियर दिख रहा है, तो इससे हमें पता चलता है कि दिस इज़ द केस ऑफ, आपके लेवल पर सेल्फ म्यूटिलेटिंग बिहेवियर सिर्फ एक ही केस में आता है, दैट इज़ द केस ऑफ लेश-निहान सिंड्रोम। ओके, तो इसको आइडेंटिफाई करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन फिर इन अदर फाइंडिंग्स को एक्सप्लेन करना वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो दैट आई विल बी टेलिंग यू टुडे। तो डायग्नोसिस, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डायग्नोसिस क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, डायग्नोसिस जो होगा, तो बिना कुछ अगर बाकी सब नहीं भी दिए रहेंगे, सिर्फ एक ही, अच्छा ये जो सेल्फ म्यूटिलेटिंग बिहेवियर है, दिस विल बी कंपल्सरीली, इट विल बी गिवन इन योर केस। अगर वो लेश-निहान सिंड्रोम का केस है तो ये सेल्फ म्यूटिलेटिंग बिहेवियर दिया रहेगा वहाँ पर। तो डायग्नोसिस क्या रहेगा? डायग्नोसिस हमारा रहेगा लेश-निहान सिंड्रोम, लेश-निहान सिंड्रोम। ओके, नाउ लेश-निहान सिंड्रोम, अभी आपने बता दिया लेश-निहान सिंड्रोम है। लेश-निहान सिंड्रोम का कॉज क्या होता है? व्हाट इज़ द कॉज ऑफ, कि कब लेश-निहान सिंड्रोम होगा? तो देखिए हमारे बॉडी में क्या होता है कि एक पाथवे होता है विच इज कॉल्ड एज साल्वेज पाथवे। साल्वेज पाथवे, अब ये पाथवे होता क्यों है? देखिए इट इज अ पाथवे फॉर recycling of purines
which are formed by degrading न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स जब डिग्रेडिंग, हाँ, न्यूक्लियोटाइड्स जब टूटते हैं तो उनसे क्या निकलते हैं, उनमें से प्यूरिन्स निकलेंगे। व्हाट आर प्यूरिन्स? प्यूरिन्स हमारे नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, दिस आर नाइट्रोजन बेसिस। तो इनकी रिसाइकलिंग होती है इस पाथवे से। अच्छा, दिस पाथवे, इसकी स्पेशलिटी क्या है? इट ऑपरेट्स ओनली इन ब्रेन एंड आरबीसीज। तो सिर्फ ब्रेन एंड आरबीसीज में ही क्यों ये ऑपरेट हो रहा है? इसका भी एक रीज़न है, बिकॉज de novo synthesis of purine nucleotides does not take place in brain and RBCs इन द सेंस। अच्छा, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स क्यों बनाना है हमें? एनर्जी पर्पस के लिए, है ना। हमारे बॉडी में सिंथेसाइज क्यों होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स? उनके कोई बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल के याद रखिए कि इनको हमें सिंथेसाइज करना है फॉर एनर्जी पर्पस। अभी थ्रू आउट द बॉडी ये जो सिंथेसिस होता है वो डी नोवो सिंथेसिस से होता है। बहुत सारे इंटरमीडिएट्स का इस्तेमाल करके बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो जाएगा, ओके, दैट इज कॉल्ड एज डी नोवो सिंथेसिस। लेकिन सिर्फ ब्रेन और आरबीसी ही एक ऐसा है जहाँ पर डी नोवो सिंथेसिस आपका काम करता ही नहीं है। तो वहाँ पर क्या काम करता है? वहाँ पे काम करता है आपका साल्वेज पाथवे, ओके। तो साल्वेज पाथवे विल बी यूजिंग डिफरेंट एंजाइम्स व्हेन कंपेयर टू डी नोवो सिंथेसिस, ठीक है। दोनों के एंजाइम्स क्या होते हैं? अलग होते हैं। तो लेट मी टेल यू अबाउट दिस साल्वेज पाथवे। सी व्हाट हैपन्स। साल्वेज पाथवे में शुरुआत क्या होती है? इसमें मेन एंजाइम देखिए क्या है। इसमें मेन एंजाइम, दो एंजाइम्स होते हैं। एक होता है HGPRTase एंजाइम, ओके, एंड दूसरा होता है APRTase एंजाइम। तो एग्जामिनर, आप HGPRTase बता दोगे तो एग्जामिनर आपको पूछेंगे फुल फॉर्म क्या है इसका। तो इसका फुल फॉर्म याद करके जाना ही है आपको, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम और इसका फुल फॉर्म आपको आना ही चाहिए। देखिए इसका क्या है, इसका फुल फॉर्म, हाइपोजैंथीन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम, ओके। हाइपोजैंथीन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम। नाउ APRTase का फुल फॉर्म क्या है? APRTase का फुल फॉर्म होता है एडेनिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम। इन द सेंस, अब जो एंजाइम का नाम है उसमें ही बहुत सारे मीनिंग छुपा हुआ है। तो देखिए, ग्वानिन, एडेनिन, हाइपोजेंथिन, दिस आर ऑल व्हाट, ये सब के सब क्या है? हमारे नाइट्रोजन बेसिस हैं, ओके। तो इन नाइट्रोजन बेसिस से ही तो हम क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होता है? देयर इज़ अ शुगर, देयर इज़ अ फॉस्फेट मोइटी एंड देयर इज़ अ नाइट्रोजन बेस। तो वो जो शुगर और जो फॉस्फेट मोइटी है ना, वो एक इंटरमीडिएट से मिलता है आपको। तो होता क्या है कि देयर इज एन ट्रांसफरेज एंजाइम जो कि क्या करेगी? वो ट्रांसफ़र करवाएगी फॉस्फोराइबोसिल को, किसके ऊपर? ग्वानिन के ऊपर, हाइपोजेंथिन के ऊपर, ओके, एडेनिन के ऊपर, और जिससे क्या बन जाएगा? हमारा न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। दिस इज़ द बेसिकली इसका समझ गए आपको कि इस एंजाइम का मतलब क्या है। अब देखिए स्टेप्स देख लेते हैं हम क्या होता है। तो कौन सा ऐसा इंटरमीडिएट है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ फॉस्फोराइबोसिल मोइटी? तो दैट इज़ PRPP, ओके। एग्जामिनर आपको PRPP का भी फुल फॉर्म पूछते हैं। व्हाट इज़ PRPP? इट इज़ फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट, ठीक है। व्हाट इट इज़? ये फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट होता है। ये क्या है? ये होता है एक, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट
intermediate which is formed from ribose 5-phosphate sugar and ATP। तो राइबोस 5-phosphate शुगर और ATP की यूटिलाइजेशन से क्या बनता है? राइबोस 5-phosphate plus ATP in the presence of what? In the presence of PRPP synthetase enzyme। क्या मिलेगा हमें? हमें PRPP मिलता है प्लस AMP। ओके, तो ये PRPP बन गया। अब देखिए एक्चुअल रिएक्शंस ऑफ साल्वेज पाथवे। देखिए PRPP प्लस एडेनिन, ओके, in the presence of APRTase enzyme, it gives AMP plus inorganic phosphate, pyrophosphate। See, this is एडेनिन मोनोफॉस्फेट, मतलब ये क्या है? एक सिंगल फॉस्फेट मोइटी जुड़ गई है इसमें विद द राइबोस शुगर एंड देयर इज एन नाइट्रोजन बेस एडेनिन। तो ये क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड है आपका। नेक्स्ट PRPP प्लस ग्वानिन in the presence of HGPRTase enzyme, it gives GMP plus inorganic pyrophosphate। Next PRPP plus hypoxanthine in the presence of again HGPRTase enzyme, it gives inosine monophosphate प्लस इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट। ना हाइपोजेंथिन किससे बना है? वो ग्वानिन एडेनिन से ही बनता है, एक इंटरमीडिएट होता है इनका। तो ये क्या है? इसका भी क्या हो जाता है? इसका भी राइबोस एंड फॉस्फेट ग्रुप इसमें ऐड होकर के इट बिकम्स आइनोसिन मोनोफॉस्फेट विच विल बी फर्दर गिविंग यू GMP एंड AMP देता है वो। ये 3 रिएक्शंस है किसमें? साल्वेज पाथवे में आपकी 3 रिएक्शंस होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। आउट ऑफ दिस 3 रिएक्शंस ये जो 2 रिएक्शन है ना HGPRTase की जो 2 रिएक्शन, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि लेशनिहान सिंड्रोम में होता क्या है? डिफेक्ट इन लेशनिहान सिंड्रोम देखिए, डिफेक्ट क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ विच एंजाइम? डेफिशिएंसी ऑफ HGPRTase एंजाइम, ओके, HGPRTase एंजाइम। अब आप खुद सोचिए कि जब HGPRTase एंजाइम नहीं रहेगा, डेफिशिएंट हो गया, तो दिस लीड्स टू इंक्रीज्ड लेवल्स ऑफ PRPP इंटरमीडिएट बढ़ जाता है। ठीक है, बॉडी के अंदर PRPP लेवल्स बढ़ रही है, इनका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है ब्रेन के अंदर, मतलब इनका यूटिलाइजेशन इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स नहीं हो रहा है ब्रेन एंड RBCs के अंदर। ओके, सो इंक्रीज्ड PRPP लेवल्स कहाँ पर इस्तेमाल होंगी? दे गेट यूटिलाइज्ड एट इंक्रीज्ड रेट इन de novo synthesis of न्यूक्लियोटाइड्स। कौन सी न्यूक्लियोटाइड्स? प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, de novo synthesis ब्रेन एंड RBC के बाहर हो रहा है। ओके, रिमेंबर दैट थिंग। तो जब प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स बनती जा रही, इन द सेंस कि लेवल्स ऑफ IMP GMP इंक्रीजेस आउटसाइड ब्रेन एंड RBCs, और वहीं ब्रेन एंड RBCs के अंदर इनके लेवल्स कम हो चुके हैं। सो सी व्हाट हैपेंस, increased levels of IMP GMP in body से क्या होगा? इनका कैटाबॉलिज्म भी तो होगा,
न्यूक्लियोटाइड्स का जब अपना काम हो जाएगा तो इनका कैटाबॉलिज्म होता है। तो व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ IMP, GMP एंड अदर न्यूक्लियोटाइड मतलब AMP। हालांकि यहाँ पर AMP क्यों नहीं हम बोल रहे हैं बार बार, क्योंकि AMP के लिए हमें दूसरा एंजाइम लगता है APRTS, तो AMP हम थोड़ा साइड में रख रहे हैं फिलहाल। ओनली IMP एंड GMP इज इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर HGPRTS एंजाइम की डेफिशिएंसी है। तो एंड प्रोडक्ट ऑफ इनका मेटाबॉलिज्म, इनके मेटाबॉलिज्म का जो एंड प्रोडक्ट होता है इट इज़ नथिंग बट यूरिक एसिड। समझ रहे हैं? इनके मेटाबॉलिज्म का जो एंड प्रोडक्ट होता है दैट इज़ यूरिक एसिड। तो अगर इनके लेवल्स इंक्रीज रहेंगे बॉडी में तो जितना ज़्यादा लेवल ऑफ IMP GMP इन बॉडी उतना ज़्यादा मेटाबॉलिज्म एंड उतना ही ज़्यादा क्या होगा, यूरिक एसिड लेवल्स इंक्रीज करेंगे। ओके तो यूरिक एसिड लेवल्स जो इंक्रीज हो जाते हैं ना बॉडी में, इनके वजह से क्या होता है फिर लेशनिहान सिंड्रोम देखने को मिलता है यंग न्यूनेट में या फिर चिल्ड्रन में, छोटे बच्चों में। नाउ सी, अच्छा दूसरी क्या बात थी? नाउ सी, deficiency of HGPRTase enzyme leads to increased accumulation of PRPP intermediate। ओके तो PRPP इंटरमीडिएट अगर ज़्यादा होता है तो करता क्या है, इट डिस्ट्रॉयज। अच्छा ब्रेन के अंदर PRPP लेवल्स क्या हो रही है, अकोमुलेट हो रही है। ओके ब्रेन के अंदर भी इनका लेवल इंक्रीज कर रहा है क्योंकि ब्रेन के अंदर तो यूटिलाइज हो ही नहीं पा रहे हैं ना, HGPRTs ब्रेन एंड RBCs के अंदर ही फंक्शन होता है, तो वहाँ पर ये लोग यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन इनका लेवल जब बॉडी में इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, इनका लेवल बॉडी में इंक्रीज होगा तो वो डिनोवो सिंथेसिस से यूटिलाइज हो जाएगा या फिर उनका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा और इट विल गिव यू व्हाट, इट विल गिव यू न्यूक्लियोटाइड्स देगा वो। लेकिन ब्रेन के अंदर तो ये सिर्फ अकुमुलेट होते जा रहे हैं, इनका कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, इनकी कोई रिसाइकलिंग नहीं हो रही है ब्रेन में। तो ब्रेन में करते क्या है ये लोग डिस्ट्रॉय कर देंगे क्या, दे विल बी डिस्ट्रॉइंग डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स। मतलब क्या, डोपामिन जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है उसको सिक्रेट करने वाला जो न्यूरॉन है ना उसको ही ये डिस्ट्रॉय करता है इनसाइड द ब्रेन। तो जब वो न्यूरॉन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ना तो इट विल कॉज व्हाट, डिक्रीज्ड लेवल्स ऑफ डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर। अगर डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर कम हो जाएगा, अच्छा नॉर्मली क्या होता है फंक्शंस, डोपामिन के नॉर्मली फंक्शंस क्या होते हैं, सी नॉर्मली डोपामिन regulates body movements, we can say कि controlled body movements है ना, then gives a feeling of pleasure, satisfaction, motivation। ओके सो दीज आर नॉर्मल फंक्शंस ऑफ डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर की, नॉर्मल फंक्शंस हो गए। लेकिन यहाँ पर क्या है, डोपामिन डिक्रीज कर चुका है तो डोपामिन कम हो जाएगा तो क्या होगा, इससे क्या होता है कि इट लीड्स टू व्हाट, इट लीड्स टू इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी ऑफ डोपामिनर्जिक receptors in brain। सी देखिए जब कभी कोई न्यूरॉन डैमेज हो जाएगा ना तो उससे क्या होगा, वो जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल कम हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं, इसको एक और टर्म होता है फिजियोलॉजी के अंदर, इस ये जो चीज़ अभी यहाँ पर हुई है ना इसको फिजियोलॉजी के अंदर हम बोलते हैं, वी कॉल इट एज डिनर्वेशन हाइपर सेंसिटिविटी
सेंसिटिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है डिनर्वेशन हाइपर सेंसिटिविटी। समझिए इसको, ये क्या बोलना चाहता है कि जब कभी डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन्स, ठीक है, या फिर कोई भी न्यूरॉन जो कि रिलीजिंग पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर, कोई भी न्यूरॉन अगर डिस्ट्रॉय हो जाए, नॉट ओनली प्रीसिनेप्टिक, कोई भी न्यूरॉन अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है जो कि पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर और केमिकल मैसेंजर रिलीज कर रहा था, अगर उसका डिस्ट्रक्शन होता है तो इससे क्या होगा, देयर इज सुपर सेंसिटिविटी ऑफ इट्स रिसेप्टर्स, उसके जो रिसेप्टर्स होते हैं ना वो सुपर सेंसिटिव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि केमिकल का लेवल तो कम था, तो अब क्या होगा, रिसेप्टर्स केमिकल, कम लेवल ऑफ केमिकल को क्या करेंगे, ज़्यादा सेंसिटिविटी से क्या करेंगे, उनको उनसे अटैच होने की कोशिश करेंगे, सो दैट मैसेज जो है वो सेंड हो पाए। तो देर इज सुपर सेंसिटिविटी ऑफ इट्स रिसेप्टर्स, तो इसी को हम कहते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड एज डिनर्वेशन हाइपर सेंसिटिविटी। हो गया। तो टॉपिक ये नहीं है, टॉपिक क्या है हमारा, टॉपिक है हमारा कि जैसे ही डोपामिन लेवल कम हो गया ना बॉडी के अंदर, तो सुपर सेंसिटिविटी ऑफ उनके रिसेप्टर्स सुपर सेंसिटिव हो गए। इससे क्या होगा, इससे होता है वेरियस सिम्टम्स आते हैं इससे। सी दिस कॉजेज हाइपोटोनिया। हाइपोटोनिया क्या होता है कि टोन ऑफ द मसल का टोन जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है। क्यों? क्योंकि एक्टिविटी, कंट्रोल्ड बॉडीली मूवमेंट्स नहीं हो पा रहा है ना, तो मसल्स जो रहेंगे ना वो रेजिस्टेंस में रहते हैं, वो प्रॉपरली मूव नहीं कर रहे हैं वो, तो डिसयूज की वजह से क्या हो रहा है, उनका हाइपोटोनिया हो रहा है। देन इसके अलावा डेवलपमेंटल डिलेज आ रहे हैं, इरिटेबिलिटी रहेगी, सेटिस्फैक्शन, उस इंसान को किसी भी चीज़ में सेटिस्फैक्शन को वो अटेन ही नहीं करेगा, तो उसके अंदर हमेशा इरिटेबिलिटी रहेगी उस बच्चे में। इसके अलावा सेल्फ म्यूटिलेटिंग बिहेवियर शो करेगा वो बच्चा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है लेशनिहान सिंड्रोम का, सेल्फ म्यूटिलेटिंग बिहेवियर ड्यू टू डिक्रीज्ड डोपामिन लेवल्स इन द ब्रेन। ठीक है, तो ये दिखता है। ओके, सो ये जो है, ये डोपामिन लेवल कम होने की वजह से हाइपोटोनिया दिखा आपको, डेवलपमेंटल डिलेज दिख रही हैं, इरिटेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है वाई देयर इज टेस्टिकुलर एट्रोफी। वाई देयर इज टेस्टिकुलर एट्रोफी, मतलब टेस्टिस का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है उस बच्चे में, ऐसा क्यों है? तो देखिए इसके पीछे का कारण क्या है, डिक्रीज्ड HGPRTase लेवल्स से क्या होगा, डिक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ HGPRTase एंजाइम इन टेस्टिस, इसका फंक्शन जो होता है टेस्टिस के ऊपर वो कम हो जाता है। इससे क्या होगा, therefore this inhibits ability to respond to gonadotropins। तो अब हमारा टेस्टिस गोनाडोट्रोपिन्स के टूवर्ड्स रिस्पॉन्ड नहीं देगा, रिस्पॉन्स नहीं देगा वो, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, टेस्टिकुलर एट्रोफी होगा। ओके, तो HGPRTase एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर टेस्टिस, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर ये प्रेजेंट रहता तो टेस्टिस वुड हैव रिस्पॉन्डेड टू गोनाडोट्रोपिन्स, लेकिन इन इट्स एब्सेंस उसकी एक्टिविटी नहीं हो रही है, वो एब्सेंट है, तो टेस्टिस वोंट बी रेस्पॉन्डिंग टू गोनाडोट्रोपिन्स, जिसकी वजह से टेस्टिस का ग्रोथ डेवलपमेंट जो है उसका वो प्रॉपरली नहीं होगा, तो जिसकी वजह से टेस्टिकुलर एट्रोफी होता है। अनदर थिंग विच जो हमने देखा केस में वो क्या था, ये देखिए, देयर वाज
टेस्टिकुलर एट्रोफी वॉज देयर, देन हिमैट्यूरिया। अभी हिमैट्यूरिया मतलब क्या, कि यूरिन के अंदर आपका ब्लड आना, वाई देयर इज हिमैट्यूरिया, है ना। सो सी ओवर हियर, as a result of excessive amount of यूरिक एसिड, हमने देखा कि कैसे यूरिक एसिड का लेवल बढ़ रहा है बॉडी के अंदर, है ना। तो क्योंकि यूरिक एसिड लेवल काफ़ी एक्सेसिव अमाउंट में होता है बॉडी के अंदर, तो इससे क्या होगा, इट डेवलप्स इनटू सोडियम यूरेट stones or crystals which gets deposited in kidneys and urinary tract। ओके, तो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड से सोडियम यूरेट क्रिस्टल्स या फिर स्टोन्स का डेवलपमेंट हुआ, जो कि डिपॉजिट हो जाते हैं यहाँ पे किडनी में एंड यूरिनरी ट्रैक्ट में। इससे क्या होगा, they increase risk of urinary tract infection। ओके, जिसके वजह से ब्लड अपीयर्स इन यूरिन। ओके, तो ये हो गया कॉज ऑफ हिमैट्यूरिया। हिमैट्यूरिया क्यों होता है, तो देखिए जितने भी यहाँ पर फाइंडिंग्स हमने देखी थी इस केस में, हाइपोटोनिया, डेवलपमेंटल डिले, इरिटेबिलिटी, सेल्फ म्यूटिलेटिंग बिहेवियर, टेस्टिकुलर एट्रोफी, हिमैट्यूरिया, इन सब का एक्सप्लेनेशन आपको मिल गया है कि ये क्यों होता है। हमने साल्वेज पाथवे की बात कर ली है। अपार्ट फ्रॉम दिस रिमेंबर वन थिंग, नॉर्मल रेंजेस देख लीजिए, नॉर्मल रेंज ऑफ यूरिक एसिड इन सीरम। ओके, तो मेल्स की अगर मैं बात करूँ तो उनमें होता है 3.5 to 7 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। फीमेल्स में इट इज़ 2.6 to 6 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर, और बच्चों में ये होता है 2 to 5.5 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। इसका मतलब क्या है कि लेशनिहान सिंड्रोम में जब कभी आप एस्टिमेट करोगे यूरिक एसिड लेवल्स को, तो वो इन वैल्यूज से हमेशा क्या आएगी, वो वैल्यू ज़्यादा ही आएगी। ओके, दिस लेशनिहान सिंड्रोम इज़ अ केस ऑफ हाइपर यूरिसेमिया। ओके, ठीक है।